इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी का मैं मुख्य शासी अधिकारी हूँ। कई जिले देखता हूँ, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, औरैया, बांदा, ठीक है ना। जी सौभाग्य से आज आने का आपके यहाँ मौका मिला। कोई कहीं बुलाता है तो आ जाता है। तो कल प्रमुख सचिव का दौरा है आपके कौन गाँव, कटावा में। आयुक्त में। हाँ, तो कभी भी किसी गांव में दौरा लग सकता है त्यागियों का, तो हम लोग तैयार रहना पड़ेगा। जी क्योंकि दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बताऊंगा, वो भी खासकर प्रधान जी को और जो इसमें ग्राम पंचायत पेयजल स्वच्छता समिति के लोग हैं। जब ये परियोजना की शुरुआत हुई तो यह परियोजना का जो उद्देश्य है वो ये है कि सबको मालूम है कि जल जनित बहुत बीमारियां होती हैं। जल जनित बीमारियों का मतलब होता है अगर जल प्रदूषित है, गंदा है, तो जल से फैलने वाली तमाम बीमारियां हैं। हैजा, पेट, तपेदिक, मलेरिया, तमाम रोग हैं। और उसकी वजह से हर परिवार से 500, 1000, 2000 रुपये हर साल डॉक्टर के पास जाता है। जी और कभी कभी वो बीमारियां इतनी गंभीर हो जाती हैं कि लोगों को जान का भी खतरा हो जाता है। दूसरा ये चीज़ आपको बता दें कि प्रदूषण, जो जल का प्रदूषण होता है वो दो तरह का होता है। एक को कहते हैं रासायनिक प्रदूषण, एक को कहते हैं जैविक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण से स्पष्ट है कि किसी रासायनिक तत्व से होने वाला जो प्रदूषण है उसको रासायनिक प्रदूषण कहते हैं। जैसे लोहा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, लोहा का नाम जानते ही हैं, फावड़ा, कुदाल, सब तो लोहा का ही है। इसको अंग्रेजी में आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आयरन भी एक तत्व है। इस तरह से जिंक आप लोग खेतों में डालते हैं, जिंक एक तत्व है। नाइट्रोजन, यूरिया मिला होता है आप लोग जानते हैं, नाइट्रोजन एक तत्व है। फास्फोरस, फास्फेट खाद डालते हैं, जानते हैं, एक ठीक है। तत्व है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, आर्सेनिक, ऐसे 105 तत्व हैं। इन तत्वों की ज़रूरत तो हमारे शरीर को है। इन तत्वों की ज़रूरत तो हमारे शरीर को है। केवल हमारे शरीर को नहीं, बल्कि खेती बाड़ी फसलों के लिए, वृक्षों पौधों के लिए, पशु पक्षी मछली सबके लिए इन तत्वों की ज़रूरत तो है। कि अगर ये तत्व की कमी हो जाए तो फसल अच्छी नहीं होगी। इसलिए तो हम डीएपी के रूप में डालते हैं खाद, जिंक सल्फेट के रूप में जिंक और सल्फर डालते हैं, नाइट्रोजन के लिए हम यूरिया डालते हैं ना। अगर इनको हम ना डालें फसल अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाए, जैसे आप 2 किलो यूरिया एक ही जगह पर फेंक दें तो क्या होगा? फसल जल जाएगी ना। कहीं उसका अधिकता हुआ तो फसल को नष्ट कर देगी, और अगर कमी हुआ तो फसल कमज़ोर हो जाएगी, पैदावार अच्छी नहीं होगी। तो उसी तरह से हमारे शरीर को भी इन तत्वों की ज़रूरत तो है, लेकिन इनकी मात्रा कम हो जाए या इनकी मात्रा अधिक हो जाए तो नुकसानदेह है शरीर के लिए। जैसे कभी कभी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम आती है, दांत में कोई प्रॉब्लम आती है, डॉक्टर कहते हैं कैल्शियम का सिरप पियो, कैल्शियम गोली खाओ, कहते हैं ना कि कैल्शियम कम है। लेकिन इनकी ज़्यादा मात्रा होना भी बहुत खतरनाक है। तो ये रासायनिक तत्व ऐसे रासायनिक तत्व हैं, कुछ तत्व आपके चमड़ी का रोग फैलाते हैं अगर इनकी अधिकता हो गई जल में, कुछ आपके दांत और हड्डियों को गलाते हैं, कुछ कैंसर जैसी बीमारियों को पैदा करते हैं, थायराइड का नाम सुना होगा, थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब ये रासायनिक तत्व की अगर जल के माध्यम से या किसी खाने के माध्यम से हमारे शरीर में ज़्यादा आ रहा है तो गंभीर बीमारियां पैदा करती हैं, और ये गंभीर बीमारियां हमें जानलेवा भी हो सकती हैं। पहले लोकल डॉक्टर को दिखाया, फिर जिला लेवल पे दिखाया, फिर उन्होंने रेफर कर दिया, मेडिकल कॉलेज जाओ तो लाखों लाख रुपए खर्च होंगे और हो सकता है जान भी ना बचे। गलत करें। तो आज हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी सब किसकी देन है? इन्हीं सब की देन है ना। इन्हीं तत्वों की अधिकता की देन है। चाहे वो तत्व हमारे फसल के माध्यम से आए,
चाहे फल के माध्यम से आए, चाहे दूध के माध्यम से आए, चाहे जल के माध्यम से आए। तो उन्हीं की देन है कि आज हर आदमी किसी न किसी रोग का ग्रसित है। अगर उसकी जांच करवाई जाए, कोई ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर हुआ है, हार्ट में प्रॉब्लम आ गई, किडनी प्रॉब्लम आ गई, लीवर में प्रॉब्लम आ गई, उन्हीं की वजह से। दूसरा जो प्रदूषण होता है जैविक प्रदूषण। अगर हमारा जल बैक्टीरिया से, मलेरिया से प्रदूषित हो रहा है और उसको हम पीते हैं तो भी जाकर रोग फैलाएगा ना। तो सरकार ने ये सोचा कि इतना दिन हो गया देश को स्वतंत्र हुए, हम स्वच्छ जल गाँव को नहीं दे पाए। तो एक स्कीम उन्होंने जल जीवन मिशन के नाम से पूरे देश में एक स्कीम लागू किया। सारे राजस्व ग्राम, सारे ग्राम पंचायत पूरे देश के उसमें आच्छादित हुए और ये हुआ सबको कम से कम शुद्ध जल दिया जाए। लेकिन कोई भी जब स्कीम आती है तो उसमें जो लाभार्थी होता है, जिसको पानी पीना है, उसकी सहभागिता बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा तो नहीं सरकार आई और कंपनी वाले आए और बना के चले गए और गांव वाले उसको कल से तोड़ रहे हैं, उसका टोटी खोल ले जाए, उसका पाइप तोड़ ले जाए, तो सफल होगी वो आपकी स्कीम? अभी नहीं। तो उसमें उसके देख रेख में, उसके संचालन में सबके सहयोग की ज़रूरत है ना, सबके सहभागिता की ज़रूरत है ना। तो इसीलिए को जागरूक करने के लिए शुद्ध जल आवश्यक क्यों है, अशुद्ध जल से क्या बीमारियां होती हैं, स्वच्छता जरूरी क्यों है। अगर शुद्ध जल मिल भी जाए और कोई पानी घड़े में रखा, हाथ डाल के पानी निकालेगा, जितना बैक्टीरिया होंगे उसमें चले जाएंगे। तो क्या फायदा रहा शुद्ध जल के देने से? माताएं अक्सर करती, बच्चा शौच करके आया, पानी लिया, हाथ से डाला, मिट्टी में हाथ रगड़ा और चली गई खाना बनाने या उसी हाथ से खाना खिलाने। तो सारे बैक्टीरिया तो उसके पेट में डाल रहे हैं, चाहे खाने के माध्यम से, चाहे खिलाने के माध्यम से। तो स्वच्छता, घर के आसपास स्वच्छता होनी चाहिए, पानी ना लगे, हाथ धो करके ही खाना बनाएं, हाथ धो करके ही खाना परसें, हाथ धो करके बच्चों को खाना खिलाएं। बच्चों को भी कहें जब तक हाथ नहीं साबुन से धोगे तब तक हम खाना नहीं देंगे। तो स्वच्छता को अगर अपनाएंगे, शुद्ध जल को अपनाएंगे तो 80% बीमारियां जो जल से होने वाली बीमारियां हैं वो आपके घर से भाग जाएगी और फिर कितना पैसा आपका साल भर में बचेगा। तो वो अशुद्ध जल आपको सामाजिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी आपको गरीब बना रहा है, ठीक ना। एक बात, आपके गांव में जब आए लोग तो सबसे पहले प्रधान जी के सहयोग से क्या बनी? ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति, जिसको पानी समिति भी कहते हैं, GPWSC कहते हैं। 12 लोगों की कमेटी बनी जिसमें ग्राम प्रधान उसके अध्यक्ष हैं, सचिव जो होते हैं पंचायत सचिव उसके सदस्य सचिव हैं, और उसमें कुछ महिलाएं कुछ पुरुष उसके सदस्य, सब मिला के 12 लोग हैं। इनका एक खाता खुला, 2 खाता खुला बैंक में, कैपेक्स और ओपेक्स के नाम से, कि जब पैसा आएगा सरकार से आएगा या आप लोग कुछ देंगे उसी में जमा होगा और उसी पैसे से प्रधान जी इसकी देख रेख करेंगे, ठीक ना। बात समझा गई? आई 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 इसी आइए, चापाई रख दीजिए, पीछे बैठ जाएंगे लोग, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ग्राम पंचायत पेयजल स्वच्छता समिति का प्रधान जी ग्राम पंचायत पेयजल स्वच्छता समिति का जो मुख्य कार्य है वो है, जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, तो घूम करके देखें ठेकेदार बदमाशी तो नहीं कर रहा है, कच्चा ईंटा तो नहीं लगा रहा है, कमजोर तो नहीं बना रहा है, उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना पानी समिति का काम है। दूसरा, जब इसका संचालन होने लगे, पानी जाने लगे, उसमें भी सहयोग करना है कि हर घर को, कोई घर छूटे ना, सबको पानी मिले। ठेकेदार ऐसा नहीं 25 घर छोड़ के चला गया है पूर्व में, उसको भी इंश्योर करना है कि उसको पानी मिले। छोड़ दिए, हमारे यहाँ तो ढेर घर छूटे हैं ना। हाँ जी, तो प्रधान जी का गाँव छोड़ दिए। प्रधान जी का काम है कि वो जो हर घर जल करने का कागज लेके अपने आप आवे, उसमें तब तक हस्ताक्षर ना करें, आधा हमारे गाँव के, तब तक हस्ताक्षर आधा घर ऐसे हैं जिनमें तोती नहीं लगी। सुन लें, तब तक हस्ताक्षर ना करें जब तक संतुष्ट ना हो जाए। वो आपको लालच देगा, प्रलोभन देगा, पैसा का लालच देगा, लेकिन कह दो सब कुछ बात की बात है, पहले गांव वालों को संतुष्ट करो ना, हम जवाब क्या देंगे, क्योंकि हम हमारे बस का नहीं का सबको हम कनेक्शन पाइपलाइन बिछा लेंगे। तो प्रधान जी का एक तो ये काम है। दूसरा, प्रधान जी आदर्श गांव बनाने के लिए 2 प्रमुख कार्य थे।
एक कार्य था जल निगम और जो निर्माण एजेंसी है, कंपनी है, उसका उन लोगों का काम था कि कंस्ट्रक्शन काम करना, टंकी बनाना, बाउंड्री वाल बनाना, पाइपलाइन बिछाना, टोटी लगाना, ये उनका काम था। 10 साल तक उनको मेंटेनेंस करना, आपको कोई हेडेक पालने की जरूरत नहीं है, उनका काम था। लेकिन प्रधान जी, ये पानी समिति का भी कोई कार्य था। कहा बराबर बराबर कैसे है, वो अपना काम करें तो आप अपना भी काम करिए। ऐसा नहीं कि उन्हीं को दोष दीजिए, अपना दोष न लीजिए। आपका काम था कि लोगों को स्वच्छ जल और स्वच्छता के विषय में जागरूक करना। कैसे जागरूक करना? महिला बैठक करके, महिला पुरुष के एक साथ बैठक करके, ग्राम सभा की बैठक करके, प्रभात फेरी निकलवा करके, पंचायत पानी समिति की बैठक करके लोगों को जागरूक करना था। जब तो हमें सबको मालूम था कि प्रधान जी लोगों के पास इतना समय नहीं कि रोज बैठ के करवाएं। उसके लिए हमने आपको एक स्टाफ दिया ना। एक स्टाफ इसलिए दिया कि आप सहयोग करके वो सब काम करवा लीजिए। अगर अभी नहीं हुआ तो आगे करवा लीजिएगा। और ये सब चीज़ें जब होती हैं तो हम आपके ग्राम पंचायत के नाम से पोर्टल पे फोटो, आपका कार्रवाई रजिस्टर सब उस पर स्कैन करके अपलोड होता है। जब लोड हो जाता है तो आपकी ग्राम पंचायत क्या होती है, सक्रिय की श्रेणी में चली जाती है। तो सक्रिय की श्रेणी में जब रहेगी तो आने वाला कोई अनुदान, जैसे भी 400 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने रिलीज किया है ना, जहाँ कंस्ट्रक्शन काम पूरा है, पानी चल रहा है उनके संचालन के लिए, आपको जो खाता का पैसा वो पैसा उसमें आएगा। तो अगर आपका सक्रिय रहेगी ग्राम पंचायत तभी आएगा। अगर निष्क्रिय शो कर रही तब तो प्रधान को काम करने का नहीं, ये भी खा जाएगा। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जो है, जो भी सत्ता पकड़िए, इनसे पूछिए क्या होना है, बताइए हमें क्या सहयोग करना है। और ग्राम सभा कोई बढ़िया बैठक कराएंगे तो मैं भी आऊँगा, आपसे वादा करता हूँ। व्यस्त बहुत रहता हूँ लेकिन आऊँगा, ठीक है ना। तो और गाँव वाले आपके अवेयर हो जाएंगे। आपने जो अच्छा काम किया है, इतना बढ़िया टंकी बनवाया है, उसका भी प्रचार प्रसार हो जाएगा। प्रधान जी लगे हैं सबको घर को पानी देने के लिए, ठीक है ना। तो इतनी बात संक्षेप में आप लोगों से कहनी थी। आप सभी लोगों को इसके लिए एक समस्या हमारी सुन लीजिए।